नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 और 27 की, ठीक है ना। सो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सीडीपी यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है, जिसमें जीवन कौशल और शिक्षण कौशल देन बाल मनोविज्ञान। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है कि जीवन कौशल की यहाँ पे पूरे जो चैप्टर से सिलेबस है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। देन अब हमारा यहाँ पे शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान चलेगा, ठीक है ना। सो चलिए यहाँ पे देखो शिक्षण कौशल। सो गाइस, शिक्षण कौशल में आज हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग। देखो शिक्षण कौशल में एक यहाँ पे बच्चे का कमेंट्स आया था कि मैम क्या शिक्षण कौशल में जो ये मुदालियर आयोग है क्या ये भी यहाँ पर है? तो हाँ बिल्कुल, आप सबसे पहले शिक्षण कौशल का पूरा यहाँ पर जो है सिलेबस देखिए, ठीक है ना। और फिर उसके सारे चैप्टर्स देखो। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास है उसी के अंतर्गत बहुत सारे जो है यहाँ पे चार्टर एक्ट है, जिसमें कि यहाँ पर आपके मुदालियर आयोग, लॉर्ड कर्जन मेकाले 1813 का, 1833 का, 1839 का, बहुत सारे चार्टर एक्ट्स यहाँ पे आए हैं। और अभी यहीं पर कोठारी आयोग भी है, ठीक है ना। सो सबसे पहले मेरी यहाँ पर आपके लिए एक यही एडवाइस है कि पहले आप थोड़ा सा, ठीक है ना, अपने शिक्षण कौशल का सिलेबस देख लीजिएगा। सो भैया यहाँ पे मुदालियर आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, बिल्कुल वो आपका शिक्षण कौशल का ही एक क्या है पॉइंट्स है, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में। देखो कोठारी आयोग कब आया? 1964 से और 66, इसकी हम पृष्ठभूमि देखने वाले हैं। तो देखो अभी हमने यहाँ पे मुदालियर आयोग की बात की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसने जो है शिक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें बताई, कौन कौन सी सिफारिशें की, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बिजली यहाँ पे पढ़ाई हुई है, ठीक है। सो गाइज, अब हम देखेंगे यहाँ पे कोठारी आयोग। देखते हैं कि कोठारी आयोग अपने अनुसार कौन कौन सी सिफारिशें देते हैं। तो देखो कोठारी आयोग कब आता है? सबसे मेन यही पॉइंट है 1964 में और 66 में, ठीक है। चलिए, तो जानते हैं हम इसके बारे में। एक्चुअली राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से संबंधित थी, इसलिए यह आयोग पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं था। देखो अगर हम राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों की बात करते हैं तो राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से संबंधित यहाँ पर अपनी सिफारिशें दी थी, लेकिन ये यहाँ पर जो है इनकी जो व्यवस्था थी ये आयोग ने, ठीक है ना, यहाँ पर सही नहीं मानी इनकी शिक्षा व्यवस्था को। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे। और देखो अभी हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग 1952 और 53 पढ़ा है। तो उसमें जो मुदालियर आयोग है उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, पढ़ाया ना मैंने भी पीछे। और उसमें सरकार ने अधिकांश सुझाव को स्वीकार किया, लेकिन सभी राज्यों में इन सिफारिशों को समान रूप से लागू नहीं किया गया। सो गाइस, इससे पहले हमने भी यहाँ पे मुदालियर जो आयोग है यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग उसके बारे में पढ़ा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है ना, बहुत सारी सिफारिशें दी। तो कुछ तो सरकार ने मान ली, लेकिन यहाँ पर सभी राज्यों में इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग के, तो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन अभी तक किसी भी आयोग ने पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित करने और देश के लिए एक समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का काम नहीं किया। आपको पता है कि इससे पहले हमने कितने सारे, देखो 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1833 का पढ़ा, 39 का पढ़ा, फिर मेकाले का पढ़ा, लॉर्ड कर्जन का पढ़ा, ठीक है ना। इसी तरह भैया हमने बहुत सारे यहाँ पे हम पढ़ते आ रहे हैं। और अब बात आ रही है कोठारी आयोग की, लेकिन किसी ने भी अब तक जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित करने और देश के लिए एक समान राष्ट्रीय, यानी कि अभी भी किसी ने भी प्राथमिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो, किसी भी यहाँ पे शिक्षा को, ठीक है ना, किसी भी आयोग ने अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का काम नहीं किया। आप देखते हैं कोठारी आयोग क्या करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, उसे देखने के लिए बने रहना आप। इसी कमी को दूर करने के लिए फिर यहाँ पे 1964 में कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का इन्होंने क्या किया? गठन किया। तो भैया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? कोठारी आयोग ने। कब आता है? 1964 में। सारी चीज़ें क्लियर है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये बातें बोली गई है कि भैया बहुत सारे आयोग आए, लेकिन सभी ने अपनी अपनी सिफारिशें दी, लेकिन किसी की भी सिफारिश यहाँ पे अभी तक शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित करने और देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का काम अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या कोठारी आयोग करेगा या फिर नहीं करेगा। ओके, चलिए।
सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी कोठारी आयोग का भैया आप यहाँ पे जीवन परिचय यानी कि इसकी फैमिली के बारे में जान लीजिए मोटा मोटा सा, ठीक है। एक्चुअली कोठारी आयोग की बात करते हैं तो 1964 में और 66 यानी कि 1964 से 1966 तक रहता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कोठारी आयोग का गठन कब होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 14 जुलाई 1964 में। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? खुद है भैया, ये इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। कौन? जो यहाँ पे कोठारी है, दौलत सिंह कोठारी है, उस समय क्या थे? ये आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। अच्छा, इसमें जो कोठारी आयोग है इसके साथ में कितने सदस्य मिले हुए थे? तो भैया 17 सदस्य थे यहाँ पे, अध्यक्ष सहित 17 मिलाकर। अच्छा, इसका उद्घाटन ये कब करते हैं? 2 अक्टूबर 1964 में दिल्ली के विज्ञान भवन में करते हैं। 2 अक्टूबर जब गांधी की जयंती होती है उस दिन यहाँ पर जो है कोठारी आयोग, ठीक है ना, कहीं क्या करते हैं भैया जी? देखो 2 अक्टूबर, देखो आपको पता है ना गांधी जी की जयंती यहाँ पे 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय इसका उद्घाटन हुआ 2 अक्टूबर 1964 दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कोठारी आयोग कब आया, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन है यहाँ पे। अच्छा, जो कोठारी आयोग यहाँ पर है इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, उद्घाटन कब होता है, कहाँ पर होता है? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में होता है। अच्छा, फिर इन्होंने अपने प्रतिवेदन को कब प्रस्तुत किया? तो इन्होंने अपने प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया यहाँ पर कब? 29 जून 1966 में, ठीक है ना। सो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रतिवेदन का इन्होंने नाम क्या रखा? शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा विकास। क्या रखा? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। प्रतिवेदन का विस्तार लगभग इनमें 700 पृष्ठ थे और ये 3 भागों में बटा था, 3 भाग थे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो आपका कोठारी आयोग 1964 और 66 है भाई, इसका दूसरा नाम एक और है, उपनाम। जैसे आपके बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं भैया जी? निक नेम होते हैं। जैसे आपके बहुत सारे निक नेम होते हैं, काला, पेलू, गोरा, ठीक है ना। इसी तरह भैया यहाँ पे कोठारी आयोग 1966 का 64 जो 66 है इसका भी एक अन्य नाम है। क्या? इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में, ठीक है ना, सही रूप से यहाँ पर जो है नहीं रखा, संगठित नहीं किया। तो इनका तो मेन उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मुझे बनाना है, इसलिए इन्होंने इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा। ध्यान रखना, जैसे मुदालिर आयोग का दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसी तरह से कोठारी शिक्षा आयोग का दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। सो प्लीज ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी है। ओके, सो गाइज आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है यानी इसे हम कोठारी आयोग के ही नाम से जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख सुझाव देखते हैं। तो भैया यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए, चलिए तो इनके बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअली एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी का इनसे पहले ही यहाँ पर गठन हो गया था, ठीक है। एनसीईआरटी को अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के विकास और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी जाए। कहा है कि एनसीईआरटी को क्या? अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के विकास और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दो। तो ये बातें बोली किसने? कोठारी आयोग ने। फिर कहा है जो केंद्र शिक्षा है इसके जो सलाहकार बोर्ड है इसको शिक्षा संबंधी मामलों में और अधिक अधिकार यहाँ पे दिया जाए। देखो जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यहाँ पे बनाया गया था, बोला है कि जो एजुकेशन फील्ड है उसमें और अधिक अधिकार दो इन्हें, और भी बेहतर यहाँ पे प्रयास करें, ठीक है। फिर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का भी विषय माना जाए। क्या कहा है? शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, इंटरनेट, ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट्स बताए कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है। भैया इन्होंने बोला है कोठारी आयोग ने कि केंद्र सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम बनाए। क्या बनाए? राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम बनाए, और राज्य सरकारें राज्य शिक्षा अधिनियम यहाँ पर बनाए, ठीक है ना। यानी कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम बनाए, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य जो सरकार है जो यहाँ पे, ठीक है ना, सभी अलग अलग यहाँ पर स्टेट है वो अपना राज्य शिक्षा अधिनियम यहाँ पर बनाए। ओके, चलिए तो ये बातें किसने बोली है? कोठारी आयोग ने बोली है। अभी बात करते हैं फिर भारतीय शिक्षा सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण का अनुभव हो। फिर कोठारी आयोग यहाँ पर ये बोलते हैं, बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, और भैया ये होना भी चाहिए। देखो अगर आप लोग यहाँ पर टीचर्स रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे टीचर्स रखना चाहते हैं, टीचर्स यहाँ पे आप रखोगे तो भाई सबसे मेन पॉइंट्स है कि टीचर्स को भैया जी क्या होना चाहिए? फुल एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। अगर टीचर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो बच्चों का भविष्य
भविष्य क्या खाक बना पाएगा, नहीं ना। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही बातें हैं कि आप उन्हीं व्यक्तियों का चयन करें जो कि शिक्षण का जिसको अनुभव हो, जिसे एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, पढ़ा लिखा हो, माध्यमिक उच्च शिक्षा सारी शिक्षा यहाँ पर उसने ली हुई है। ओके, तभी तो वो बच्चे को भी पढ़ा पाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो अभी बात करते हैं भारतीय शिक्षा सेवा। देखो, भारतीय शिक्षा सेवा यानी कि IES और वित्तीय क्या यहाँ पे सुझाव। भारतीय शिक्षा सेवा यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सर्विस, क्या IES की फुल फॉर्म है इंडियन एजुकेशन सर्विस, ठीक है ना। चलिए, तो भारतीय शिक्षा सेवा यानी वित्तीय सुझाव यहाँ पर अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कोठारी आयोग ने कि केंद्र सरकार का क्या खर्च रहेगा। क्या भैया जी, कोठारी आयोग ने बोला है कि केंद्र सरकार का क्या खर्च रहेगा। तो केंद्र सरकार का खर्च रहेगा, केंद्र सरकार अपने बजट का 6%। क्या भैया, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करे, ये किसने कहा, तो कोठारी आयोग ने कहा, ठीक है। राज्य सरकार भी अपने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करे, ये किसने कहा, ये भी भैया जी कोठारी आयोग ने कहा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोठारी आयोग ने केंद्र सरकार पर, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार पर, कोठारी आयोग ने केंद्र सरकार पर अपने बजट का कितना शिक्षा पर खर्च करने को कहा, 6%। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोठारी आयोग कहते हैं जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों बिल्कुल इक्वल रूप से, बराबर रूप से यहाँ पर शिक्षा में खर्च करेगी अपना 6%, ठीक है ना भैया। चलो, बहुत अच्छी बात है भैया, करना भी चाहिए, तभी तो उद्धार होगा यहाँ पे। चलो, अभी बात करते हैं, देखो फिर आगे क्या क्या पॉइंट्स कहे गए। फिर प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी, क्या प्राथमिक शिक्षा की क्या जिम्मेदारी, तो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों को दी जाए, जैसे नगर को, पालिका को, ग्राम शिक्षा समिति को। देखो यहाँ पे अब जो है प्राथमिक शिक्षा की बातें की जा रही है, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कोठारी आयोग की। इसकी जिम्मेदारी किसको दो, देखो भैया जो यहाँ पे केंद्र सरकार है, क्या है भैया जी, जो यहाँ पे केंद्र सरकार है और जो यहाँ पे राज्य सरकार है, ये दोनों अपना अपना 6% यहाँ पर देगी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है, बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो उसका वहन कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ पर बताया उसकी सारी जिम्मेदारी जो स्थानीय निकाय है, यानी कि जैसे नगर पालिका है और जो ग्राम शिक्षा समिति है, उसके तहत यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। फिर बताया कि निजी स्रोतों से भी कुछ धन दिया जाएगा शिक्षा के लिए, निजी व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन जुटाने का भी प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। निजी व्यक्तिगत, भाई ऐसा होता है, देखो पहले राजा रजवाड़े थे, ठीक है, बड़े लोग थे जैसे यहाँ पे बढ़िया वगैरह, तो भैया उनके पास में तो बिल्कुल मोस्टली पहले से ही पैसा है, धन है, ठीक है ना, ये बात सही है। तो कहा गया है कि जो निजी स्रोत है उससे भी धन यहाँ पे लिया जाए, ठीक है, जो वहन करने की जिम्मेदारी रख सकता हो, जो देने के लिए इच्छुक है। तो सारी चीजें यहाँ पे केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी, प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पे नगर पालिका और जो शिक्षा, जो यहाँ पे ग्रामीण शिक्षा है उसके तहत दिया जाएगा, ठीक है। फिर कोठारी आयोग के तर्क संगत में कुछ और सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, सो बिल्कुल मोस्टली हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग योजनाएं बनाई जाए। इन्होंने कोठारी आयोग ने ये कहा है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए क्या किया जाए भैया, कि शिक्षा के लिए है ना, जो केंद्र और जो राज्य सरकार, ये नहीं कि दोनों मिलकर ये 6% दे दें, ठीक है, या फिर दोनों मिलकर अपने अपने अनुसार, नहीं भैया, ऐसा कहा गया है कि शिक्षा के लिए जो केंद्र और जो राज्य स्तर है इस पर अलग अलग योजनाएं ये बनाएंगे। केंद्र सरकार अपनी योजना बनाएंगी, राज्य सरकार अपनी योजना बनाएगी कि उसको पैसा कैसे देना है एजुकेशन फील्ड में, इसको पैसा कैसे देना है एजुकेशन फील्ड में। फिर यहाँ पे विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण राज्य सरकार और स्थानीय निकाय करें। क्या विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण का कार्य कौन करेगी, राज्य सरकार और यहाँ पर जो है स्थानीय निकाय करेगी विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे बात की गई है केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग योजनाएं बनाएंगी, लेकिन विद्यालय शिक्षा के लिए योजना निर्माण जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय निकाय है वो करेगा। उच्च शिक्षा के लिए योजना निर्माण कौन करेगा? उच्च शिक्षा के लिए तो भैया पता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। देखो उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर करेगा कौन? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। यही पे प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नगर पालिका और भैया जो यहाँ पे ग्रामीण शिक्षा है वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो हम कोठारी आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में देखेंगे। कोठारी आयोग ने अध्यापकों के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें भी रखी। अब देखो बात यहाँ पे टीचर्स के लिए होगी, किसके लिए होगी? अब बात है भैया यहाँ पर होगी टीचर्स के लिए। सो बिल्कुल देखो टीचर्स के लिए भी तो भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे सुझाव, कुछ ना कुछ यहाँ पे मोस्टली उनके लिए भी वर्कआउट सारी चीजें होनी चाहिए क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने अध्यापकों के लिए क्या क्या सिफारिशें रखी? कहा है कि जो गवर्नमेंट है शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निश्चित करे, न्यूनतम वेतनमान निश्चित करे, यानी कि एक मंथ में, क्या भैया जी, एक मंथ में अगर कोई टीचर यहाँ पे प्राथमिक लेवल का है 1 से 5 का है या फिर 6 to 8 है या फिर 9 से 12 तक है, फिर 9 से 10 है या फिर 11 से 12 तक है, तो जैसा भी इस टीचर्स का यहाँ पे ओहदा है, ठीक है ना, उसी के अनुसार यहाँ पे टीचर्स की भी न्यूनतम वेतनमान स्थिति निश्चित करे एक महीने की कि हाँ भैया इसको 20,000 देने हैं तो देने हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए फिर क्या होता है? विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय के टीचर्स हैं उनके वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि की जाए। देखो ध्यान से, मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो है टीचर्स जिस भी फील्ड में है सो उसको उसी फील्ड के अनुसार यहाँ पर क्या दी जाएगी भैया? सैलरी दी जाएगी। जैसा आपको पता है आज भी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं उनकी सैलरी 60 तक है, 50-60 तक है, ठीक है। जो जूनियर वाले हैं सो प्लस 70 तक जा रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो आपके अब अगर यहाँ पे 12th वालों की बात करते हैं तो भैया 80, ठीक है, इसी तरह से। और भाई जो यहाँ पे आपके विश्वविद्यालय महाविद्यालय वाले तो भैया वो तो 1 लाख प्लस ले ही रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोठारी आयोग ने कहा है कि जिसका जैसा ओहदा है उसी ओहदे के अनुसार उस टीचर्स को सैलरी भी मिलनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता भी दिया जाए। कह रहे हैं कि टीचर्स को अन्य सरकारी कर्मचारी को जैसे दिया जाता है महंगाई भत्ता तो उनको भी दिया जाए। तो ये सारी बातें किसने बोली है? कोठारी आयोग ने। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सरकार शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निश्चित करे, ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि हो, ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने। शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता भी दिया जाए, ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने। तो ये सारी बातें भैया किसने कही है? कोठारी आयोग ने कही है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं फिर। देखो शिक्षकों के वेतनमान की समीक्षा एवं सुरक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद वेतन आयोग बनाया जाए। क्या? शिक्षकों के वेतनमान की समीक्षा और सुधार के लिए हर 5 वर्ष बाद वेतन आयोग बनाया जाए। शिक्षक पद पर योग्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों की नियुक्ति हो, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि या उच्च वेतनमान भी दिया जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षक पद में वही टीचर्स यहाँ पे होने चाहिए जो उसके लिए योग्य हो, जो टीचर्स प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, ठीक है, जिससे नॉलेज हो, तो भैया उसे आप टीचर्स बनाओ। शिक्षा के सभी स्तर पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। कहा गया है कि शिक्षा के सभी स्तर पर जो महिला टीचर्स है, जो यहाँ पे वुमेन्स टीचर्स है भैया, उनको रखा जाए। बहुत अच्छी बातें कही है, ठीक है ना। क्या कही है? बहुत अच्छी बातें कही है, महिलाओं के जो है हित में भी। सो आगे यहाँ पे बात करते हैं फिर। नेक्स्ट है पदोन्नति केवल वरिष्ठता यानी वरीयता के आधार पर न हो बल्कि योग्यता एवं कार्यकुशलता को आधार बनाया जाए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका लेवल क्या है कि हाँ भैया ये तो जनरल कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का, ये बढ़िया ब्राह्मण है, ठीक है, ये बढ़िया ब्राह्मण या बड़ी कास्ट वाला है, ठीक है, तो भैया ये ब्राह्मण बढ़िया है तो इसको ही जॉब दी जाएगी, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई एससी या ओबीसी या फिर एसटी का कोई यहाँ पे बंदा है, ठीक है, और वो जो बंदा है इस वाले बंदे से क्या है? इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है। तो आप यहाँ पर जॉब अपने वाले को नहीं दे सकते, जॉब आप उसे दोगे जो इंटेलिजेंट होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, कोई भी उसकी पदोन्नति है, कोई भी उसका यहाँ पे जो है वरीयता है।
ओके, वरिष्ठता है। तो अगर वो टीचर्स यहाँ पे योग्यता है उस चीज़ के लिए, कार्यकुशल है उस चीज़ के लिए, तभी आप उसे आधार यहाँ पर बनाएंगे टीचर्स बनने का। पहले ऐसे ही होता था ना, पहले थोड़ा भी कंपटीशन था, जैसे आज की कंपटीशन में बैठेंगे तो यहाँ पे तो कोई घोटाला ही नहीं है कि हाँ बड़ी कास्ट वाला जाएगा कि निम्न कास्ट वाला जाएगा, तो यहाँ पर तो सीधा है कंपटीशन पास करो वहीं जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है यहाँ पर उसके कि इसने जो है कितने डिग्री ली हुई है और कितने इसके मार्क्स आए हुए हैं, कैसी इसकी नॉलेज है, उस आधार पर यहाँ पर जॉब मिलती थी। ठीक है, चलो अब देखेंगे कोठारी आयोग शिक्षकों की सेवा शर्तें एवं वेतन संबंधी भी इन्होंने कुछ सिफारिशें, अब इन्होंने शिक्षकों की सेवा शर्तों के लिए और वेतन संबंधी सिफारिशें दी है। कहा है कोठारी आयोग ने कि शिक्षकों का वेतन तय करते समय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटों को भी ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे तो कोठारी आयोग ये कह रहे हैं कि भैया जब आप टीचर्स का वेतन तय करेंगे, जब आप उसकी सैलरी यहाँ पे तय करेंगे, जब आप टीचर्स की सैलरी तय करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके द्वारा कितने घंटे कार्य किए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, चलिए फिर टीचर्स को हर 5 वर्ष में कम से कम एक बार यात्रा करने के लिए रेल टिकट की सुविधा दी जाए। यह सुविधा उनके वेतन के अनुसार निर्धारित की जाए। यहाँ पर यह भी बातें कही गई है कि जो टीचर्स लोग हैं उनको भैया देखो हर 5 साल के बाद में 5 ईयर के बाद में सरकार खुद यहाँ पर अपनी तरफ से टीचर्स को पैसा देगी कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ में घूमे फिरे इंजॉय करे 5 साल में एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्री में रेल टिकट देगी उसको और सुविधा देगी, उसके वेतन के अनुसार कहेंगे कि घूमो जाओ फैमिली के साथ में। ठीक है, टीचर्स को PF यानी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा, इन तीनों का लाभ भी दिया जाए। इसे त्रिमुखी लाभ भी कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि त्रिमुखी लाभ किसे कहा जाता है? त्रिमुखी लाभ कहा जाता है भविष्य निधि, पेंशन और बीमा को। पेंशन भैया आपको पता है कि भाई देखो जब यहाँ पे 60 साल है, ठीक है, 60, 62, 65, जब यहाँ पे रिटायर हो जाएगा बंदा तो भैया पैसे की तो जरूरत तभी है। ठीक है, अब तो भैया अगर हमारे पास चलो यहाँ पे टीचर्स की जॉब भी नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ अपना हाथ से किया हुआ काम करके रोजी रोटी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भैया हमारा सहारा कौन है? हमारी पेंशन ही तो है। ठीक है ना, तो यही चीजें कही गई है और इसे त्रिमुखी लाभ यहाँ पर कहा है किसने? कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे हमारा सेशन ही कंप्लीट, देखो कंप्लीट तो यहाँ पे ये एक और सेशन आएगा तब होगा। ठीक है, बस आज के सेशन में भैया हम इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर बहुत लोग यहाँ पे हो जाती हैं। ओके, क्योंकि टाइम भी हो चुका है हमारा, क्योंकि आपको पता है मैं 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर आप भी बोर फील हो जाते हैं, बोरिंग फील करते हैं और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता। चलो ये देख लो बस 2 लाइन। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को निःशुल्क आवास भी दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो टीचर्स कार्य कर रहे हैं उन्हें निःशुल्क आवास भी दिया जाए, पढ़ने का आवास, पढ़ने का, उठने बैठने का। ठीक है ना, महिला शिक्षकों को विशेष भत्ते भी दिए जाए। तो आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे कोठारी आयोग अध्यापक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए हैं, तो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, सो गाइज बस अभी हम यहीं पर मिलते हैं और अपनी वाणी को देते हैं विराम। सो फटाफट जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, ऐसा सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सो गाइज अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।